स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड प्राइम में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं। धामी सरकार 2.0 के इन 30 दिनों के कामकाज पर नजर डालें तो कुछ जरूरी फैसले भी लिए गए हैं। 30 दिनों के दौरान राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाई गई, तो वहीं उत्तराखंड में बुजुर्ग पेंशन में पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई है। और देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना का काम हुआ। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग सुविधाओं का विकास किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए एक विशेष कोष गठित किया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो 30 दिन के दौरान क्या कुछ काम हुए हैं, किस किस पर धामी सरकार आगे बढ़ रही है, उसी की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अपनी सरकार में कामकाज करना, फैसले लेना, निर्णय लेना, उनको एस्टेब्लिश कराना, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जिनमें मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रबंधन करता है, अपने विधायकों की बात सुनता है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की बात सुनता है, संगठन के साथ संवाद करता है और एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इसके अलावा फिर भी मुख्यमंत्री का एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 30 दिन का कि यूसीसी के लिए एक कमेटी फॉर्म करने की घोषणा है। लेकिन जब भी हम किसी सरकार के कामकाज की समीक्षा करते हैं तो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमें संविधान देता है, तो इसीलिए कैबिनेट के सहयोगियों के यानी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं उनके कामकाज की भी समीक्षा होना लाजिम हो जाता है। यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं, किसी भी मंत्री ने ना तो अपना अगले 100 दिन का, 60 दिन का, 30 दिन का कोई एजेंडा सेट किया है, ना अपने कोई टारगेट फिक्स किए हैं। ऐसा आज तक यहाँ कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुआ किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के सामने कि फला विभाग अगले 100 दिन में या अगले 6 महीने में या अगले 1 साल में या किसी भी एक निश्चित समयावधि में ये टारगेट अचीव करने के लिए प्रयास कर रहा है। ये एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस मामले पर, इस फॉर्म पर कोई काम इस 30 दिन की सरकार में नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट किसी के फिक्स करे जाएं, कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई एक नई कार्य योजना बनाई जाए। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, यूसीसी के लिए एक कमेटी गठित करना, एक कमेटी फॉर्म करना बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन उसके लिए भी समयबद्धता बहुत जरूरी है। अगर 30 दिन में कमेटी ही फॉर्म नहीं हो पाई तो फिर उस यूसीसी का जो भाव है, जो उसके निहितार्थ हैं, राजनीतिक लोग कुछ दूसरी तरह से देखने लगेंगे। तो फिलहाल अभी आप सरकार की उपलब्धियों में पेंशन वृद्धि, पेंशन के पात्रों की संख्या बढ़ाना, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा देना और तमाम ऐसे, और मुख्यमंत्री की 3-4 समीक्षा बैठकों को छोड़कर आपके पास कुछ भी इस तरह का नहीं है कि जनता को बताया जाए। पुष्कर सिंह धामी की सरकार को आज 30 दिन पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 30 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। 30 दिन पूरे होने पर बौद्धिक वर्ग हो या राजनीतिक वर्ग हो या मीडिया जगत हो, सभी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। चूँकि पहले 30 दिन को हम हनीमून पीरियड भी नहीं कह सकते, चूँकि एक बहुत लंबा पीरियड होता है। पहली कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होगा और उसके लिए एक कमेटी गठित होगी। 30 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं हुई है और ना ही उसकी ड्राफ्टिंग पर काम हुआ है। ये सरकार का सबसे बड़ा और सबसे मेजर फैसला था और पुष्कर सिंह धामी ने, आपको याद होगा कि धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 30 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। क्या कहा कांग्रेस ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरी तरीके से मैं तो फेलियर मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत कटौती हो रही है, गांव में पानी नहीं आ रहा है और गांव में जो मेरा घर घर नल वाला जो इनका था प्रस्ताव, उसके रिजल्ट्स अब आने शुरू हैं। गांव में लोगों को 1000 1200 रुपए के बिल आ गए हैं। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। सड़कें टूटी हुई जो थी आपदा में, आज से 10 महीने हो गए, वो वैसी की वैसी हैं। जमीन में, धरातल में कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो करण महरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सरकार वाहवाही अपने सरकार के कामकाज को लेकर कर रही है। इसी पर और जानकारी लेते हैं। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, देखिए 30 दिन पूरे हो चुके हैं धामी सरकार 2.0 के। उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड के लोगों के लिहाज से आपका आकलन क्या कहता है? कैसा रहा धामी सरकार का 30 दिन? दीपा, देखिए, चूंकि 30 दिन का पीरियड बहुत छोटा नहीं होता है। कामकाज का, अगर कामकाज नहीं भी हुआ है, कामकाज कोई उपलब्धि नहीं हो रही है, कोई निर्णय नहीं हो रहा है, तो एक परसेप्शन आना चाहिए सरकार का
कि भाई ये सरकार इस दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि 30 दिन हो गए हैं और अभी बगल का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ हर रोज़ सेक्टर वाइज, विभाग वाइज प्रेजेंटेशन चल रहे हैं। मिनिस्टर्स, प्रमुख सचिव बता रहे हैं कि हमें अगले 100 दिन में ये सब चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का जो एक बहुत बड़ा फैसला है, जैसा अभी आपने दर्शकों को बताया, यूसीसी कानून यहाँ पर लागू करने का, उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बननी है। उसके लिए उस कमेटी का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हो पाया और ये अभी ताज़ा फैसला नहीं है, ये पहले कैबिनेट में लिया गया था। और आपको याद होगा जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी पिछली वाली सरकार में। तो अगर 1 महीना बीत जाने के बाद उसकी कमेटी में कौन होगा, कौन वे न्यायविद होंगे जो इस कानून की स्थापना करेंगे, कैसे ये लागू होगा, इसकी शर्तें क्या क्या होंगी, कौन कौन इसके दायरे में आएंगे, इसके लागू होने से कौन कौन से कानून निरस्त हो जाएंगे, मतलब ये सबसे बड़ा फैसला था जो वोट बैंक के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में। तो इसकी कमेटी का आज तक गठन नहीं हो पाया है। अगर मुख्यमंत्री की 3-4, एक आपदा प्रबंधन, एक जंगल में आग और एक पेयजल की, अगर 2-3 समीक्षा बैठकों को छोड़ दें तो एक भी ऐसा कोई बड़ा आयोजन यहाँ पर नहीं हुआ है। अभी सारे मंत्रीगण अभिनंदन समारोह में घूम रहे हैं, अभी अपना अभिनंदन करवाने से फुर्सत यहाँ मंत्रीगणों को नहीं मिल रही है। तो एक भी बड़ा फैसला नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, ये अच्छा फैसला है। पहले एक ही वृद्ध व्यक्ति को घर में नौकरी पेंशन मिलती थी, मुख्यमंत्री ने दोनों को की, इस बात को उनकी सराहा जा रहा है। और जैसे आज ही उन्होंने शिक्षा मित्रों के 5-5 हज़ार रुपये मानदेय बढ़ा दिया है, तो ये भी एक बड़ा लॉजिस्टिक फैसला उनका हुआ है। लेकिन जो 30 दिन में जो एक इम्प्रेशन, जो परसेप्शन आना चाहिए था, मुझे लगता है वो कहीं आना बाकी है। सरकार कोशिश तो करती दिख रही है, लेकिन आगे आने कोशिश में थोड़ी सी और गति लाने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि फैसले, ऐलान बहुत बड़े बड़े हुए हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन करना है, उनको धरातल पर उतारना है और थोड़ी सी रफ्तार लानी होगी, क्योंकि 30 दिन का वक्त बहुत कम नहीं होता। आपने भी कहा। बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी पूरी जानकारी के लिए। 3 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर ताबड़तोड़ लगातार बैठकें हो रही हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा को लेकर मंथन किया और इस दौरान यात्रा की तैयारियों पर बातचीत भी की गई। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, खाद्य आपूर्ति, सूचना समेत कई विभागों के अफसर मौजूद रहे और बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री अधिकारियों पर नाराज दिखाई दिए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यात्रा की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं और अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ठेकेदार कहता मेरे जोन में नहीं है, तो दूसरा ठेकेदार क्यों इसमें डीजल फूके? आप समझ के नहीं समझ गए? वहां लोग कंप्लेन कर रहे थे कि साहब हमारा एयरफोर्स में हमारा इंटरव्यू है, हमको जाना है, हम अटके पड़े हैं। आप समझ के नहीं समझ गए? उसके बाद वहां लेडीज थी, वो कैसा बच्चों को दूध नहीं है, कोई कह रहा साहब पानी नहीं है। तो या तो आपको एक वैल में कोई बॉटल्स रख करके आप बेचें उसको, या किसी आदमी को दे, कुछ तो प्रबंध कराइए। खास करके बच्चों के लिए दूध, कोई डायबिटिक हो उसके लिए फ्रूट्स हो गया और वाटर बॉटल्स हो गया। कहीं पर भी ये नहीं पता चलता कि डायवर्जन कहाँ है, वैकल्पिक मार्ग क्या है, हम कौन से रास्ते पे चले जाए। कोई इंफॉर्मेशन सड़क पे नहीं होती है। कोई इंफॉर्मेशन ये भी नहीं होती कि हम किसको फोन कर रहे हैं। किसी के पास डीएम का नंबर है, उसे पता मैं पौड़ी में हूं तो पौड़ी डीएम को फोन कर रहे। अदरवाइज वहां पर नंबर आना चाहिए। तो सतपाल महाराज को आपने सुना, मीटिंग ली उन्होंने, बैठक ली, लेकिन जो खामियां, जो कमियां पाई गई, जो जिनको दूर नहीं किया गया, उसको लेकर वो नाराज दिखाई दिए। चलिए और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए बहुत कम वक्त बाकी रह गया है जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी पूरी नहीं की गई हैं। क्या कुछ हुआ मीटिंग में और किस तरीके से वो फटकार लगाते हुए अधिकारियों को दिखाई दिए, किस तरीके से नाराज हुए, वो जरा बताएं। दीपा देखिए, कुल देखा जाए तो 10 दिन का वक्त बचा है। 23 तारीख हो गई और 3 तारीख से प्रदेश भर में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो धरातल पर बहुत ज़्यादा सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। और ये बात बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी अधिकारियों को कह दी है। उन्होंने फटकार लगाई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान जो व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए थी वो अभी तक पर्याप्त नहीं हो पाई है। बिजली, पानी, सड़क जैसी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी वहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। उसके अलावा ऐसे तमाम अति संवेदनशील पॉइंट्स हैं, जो डेंजर
डेंजरस पॉइंट है जहां पर भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो सकता है, वहां पर भी जेसीपी और कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई गई। ये तमाम चीजें आज इस प्रेजेंटेशन में उठाई गई हैं। 3 जिलों के डीएम भी इसमें जुड़े हुए थे, सभी अधिकारी इसमें मौजूद थे, पीडब्ल्यूडी के सचिव आर.के. सुधांशु इसमें मौजूद थे, पर्यटन सचिव दिलीप जवाकर भी इसमें मौजूद थे। हालांकि वो बीच में ही चले गए, लेकिन सभी अधिकारियों से प्रेजेंटेशन ली गई है। उन्हें कहा गया है कि 25 तारीख यानी कि परसों तक भी जो व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है उनको पूरा कर दिया जाए, क्योंकि 25 तारीख तक डेडलाइन थी सभी कामों पूरा करने के लिए और 23 तारीख आज भी देखा गया है। तो ऐसे कई काम हैं जहां अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं और 3 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा शुरू होने से पहले, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस बार चारधाम में यात्री आने वाले हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो होटलों की बुकिंग के माध्यम से भी सरकार को पता लग रहा है कि यात्रा में बड़ी संख्या इस बार रहेगी। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या इसमें रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो पार्किंग का रहा है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स या प्राइवेट लैंड या अन्य चीजें यहाँ पर व्यवस्थित करनी चाहिए जहां पर पार्किंग की व्यवस्था हो। इसके अलावा यात्रियों के रुकने की एक पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। केदारनाथ धाम में अलग से एक टेंट कॉलोनी बनाई जा रही है जिसमें 500 से ज्यादा टेंट लगाए जाएंगे और 1000 टेंट लगाए जाएंगे जीएमबीएन की ओर से। इसके साथ साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी जो मास्टर प्लान का काम चल रहा है उसमें एक सीमित संख्या यात्रियों की रखी जाएगी। ये तमाम चीजें उठाई गई जिन पर अधिकारियों को अभी तक ध्यान देना चाहिए था और मौके की नजाकत को भांपते हुए थोड़े से एक्टिव अधिकारियों को और ज्यादा होना था। जो एक्टिवनेस नहीं दिखाई दी उसी को लेकर सतपाल महाराज नाराज दिखाई दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिए पंकज हमारे साथ, आपके पास फिर लौट करके आएंगे। रुड़की नगर निगम की बैठक में हंगामा हो गया है। पार्षदों और मेयर के बीच में नोकझोंक दिखाई दी। काफी समय बाद हुई थी नगर निगम की मीटिंग, लेकिन उसी में हंगामा हो गया, बवाल हो गया। मीटिंग में विधायक उमेश कुमार, फुरकान अहमद, वीरेंद्र जाति भी मौजूद रहे। रुड़की नगर निगम की बैठक बहुत लंबे वक्त के बाद बैठक हुई, लेकिन उसी में हंगामा हो गया। उसी की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से वहां पर नोकझोंक दिखे। हरिद्वार में मनसा देवी ट्रस्ट को लेकर एक बार फिर से विवाद हो रहा है। दरअसल मनसा देवी मंदिर का संचालन निरंजनी अखाड़ा कर रहा है, जिसके अध्यक्ष है रविंद्रपुरी महाराज, लेकिन उनके नाम से कोई ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है और वसीयत के तौर पर मंदिर में व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक जहां मनसा देवी मंदिर बना हुआ है और राजाजी रिजर्व पार्क की जमीन है जो 1903 में मंदिर को हस्तांतरित हुई थी, जिसकी वसीयत सरस्वती देवी के नाम बनी। 1972 में 13 लोगों ने एक ट्रस्ट मनसा देवी के नाम से संचालित किया था, लेकिन इन सभी लोगों के मृत्यु के बाद से ट्रस्ट का नवीनीकरण नहीं होने की वजह से फिलहाल कोई भी ट्रस्ट संचालित नहीं है। अब मनसा देवी को लेकर किस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, मनसा देवी ट्रस्ट को लेकर देखिए। रविंद्रपुरी महाराज अध्यक्ष हैं निरंजनी अखाड़े के, और पूरी जानकारी क्या है, किस तरीके से जमीन हस्तांतरित की गई और किस तरीके से अब विवाद खड़ा हो गया है, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको दे रहा है। तो देखिए, 1903 मंदिर को ट्रांसफर हुई थी जमीन 1903 में और सरस्वती देवी के नाम से वसीयत है। सुनाते हैं आपको इस पर क्या कुछ कहना है दोनों पक्षों की तरफ से। उन्होंने एक फर्जी ट्रस्ट बनाया। ये जो ट्रस्ट बनाया इन्होंने जो है 16 फरवरी को वो ट्रस्ट इन्होंने हरिद्वार में रजिस्टर्ड किया। अब मुझे इस चीज से भी बहुत दुख होता है कि जो हमारे अधिकारी यहाँ पे है, रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार साहब ने ये ट्रस्ट जो है कैसे रजिस्टर्ड किया, जबकि ट्रस्ट में क्या लिखा है, मनसा देवी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट। भाई आप मनसा देवी नाम लिखते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मनसा देवी मंदिर के नाम का ट्रस्ट कैसे बनाया? ये जो हमारे यहाँ के जो रजिस्ट्रार है, मैं उनसे ये पूछूंगा, मैं उनके ऊपर भी केस दायर में करूंगा, आपने ट्रस्ट कैसे हमारे नाम का बनाया? हम इसमें पहले तो कोर्ट जाएंगे। जो इन्होंने हमारे बारे में बोला है या मेरे व्यक्तिगत उसके बारे में बोला है, मेरे पिताजी के नाम पर भी मुकदमा दर्ज है, हालांकि उनका इस ट्रस्ट से कोई लेन देन नहीं है। अभी तक मेरे पिताजी का इस ट्रस्ट से कोई लेन देन नहीं है। द्वेष भाव में इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हम अपना पक्ष रखेंगे, सत्य को हम सामने लेके आएंगे और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं हो सकता ट्रस्ट संचालन का जो कि ये पेश कर सके। चलिए, इस पूरे मामले को लेकर आखिर विवाद क्यों गहराता जा रहा है, इस पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ पंकज लगातार बने हुए देहरादून से।
पंकज, देखिए दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने सुना दिया। वासु सिंह और रविंद्रपुरी महाराज ने क्या कहा वो दर्शकों के सामने है, लेकिन ये विवाद इस तरीके से क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है, वो जरा आप साफ करें। देखिए दीपा, ये विवाद काफ़ी पुराना भी माना जा रहा है, क्योंकि मनसा देवी एक में जो शुरुआती दौर में जब राजा टेजर पाल की ज़मीन थी और उसके बाद एक सरस्वती देवी के नाम पर इसका वसीयतनामा बनाया गया। उसके बाद ये ज़मीन सरस्वती देवी के नाम पे जब उनकी डेथ हुई उसके बाद से फिर ये निरंजनी अखाड़े की देखरेख में है, और निरंजनी अखाड़े के जो सचिव होते हैं वो मनसा देवी के अध्यक्ष होते हैं। हालांकि इसमें एक ट्रस्ट नहीं है। 1972 में एक ट्रस्ट बना था। 1972 में 13 लोगों का एक ट्रस्ट बनाया हुआ था जो इस मंदिर समिति के माध्यम से इसका संचालन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से जब उन 13 लोगों की मौत हो गई तो उसके बाद कोई नवीनीकरण इस ट्रस्ट का नहीं कराया गया। उसी आधार पर आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी ली गई है, जिस पर आरोप लगाए हैं वासु सिंह, जिन्होंने ये एक ट्रस्ट बनाया है और जिन्होंने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के माध्यम से तमाम जानकारी मिली है कि जो राजाजी पार्क की जमीन है वो अभी भी उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पर जो वसीयतनामा बनाया गया था वो भी गलत तरीके से बनाया गया था। काफी लंबा बहुत पुराना मामला है। 1903 के आसपास से ये जमीन का हस्तांतरण इसी तरह से राजाजी पार्क में और मंदिर समिति के आसपास में चल रहा है, और एक 16 फरवरी 2022 को एक ट्रस्ट बनाया जाता है वासु सिंह के और इनके अधिक अन्य साथियों के नाम से। उसी को लेकर यह आपत्ति दर्ज की गई है। हालांकि इसमें एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसमें अब सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को आज हरिद्वार में हाजिर होने के लिए कहा था। दोनों पक्ष आज हरिद्वार में हाजिर हुए हैं सिटी मजिस्ट्रेट के सामने, और उनसे कहा गया है, जो रविंद्रपुरी जी का जो जिससे संचालन कर रहे हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपने पुराने दस्तावेज लेकर सारे सबमिट करें कि ट्रस्ट का नवीनीकरण क्यों नहीं कराया गया था, जमीन उनके नाम पर किस तरह से हस्तांतरण की गई है, जमीन को लेकर किस तरह का विवाद है। क्योंकि देखिए आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मंदिर में हजारों श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आते हैं, और एक ट्रस्ट के तौर पर यदि कोई संचालन करता है तो उसके रखरखाव से लेकर तमाम सारी चीजें, मंदिर में चढ़ावे से लेकर तमाम चीजें वहां जाती हैं। ठीक है पंकज, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उस पर जांच होगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा ही मसला है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज। केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के प्रस्ताव पर चार धाम तीर्थ पुरोहितों की खुली बगावत के बाद केदार सभा ने स्पष्ट किया है कि केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर के प्रस्ताव को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो एक बार पुनः तीर्थ पुरोहित समाज आंदोलन पर उतारू होगा। अभी 2 दिन पहले हमारे चारों धामों की महापंचायत की एक बैठक ऋषिकेश भवन आश्रम में हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम की सरकार द्वारा श्री केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय संपदा घोषित करने के संबंध में चारों धामों के लोगों ने जो है इस पर आपत्ति दर्ज की है। यदि सरकार ने ऐसी कोशिश की तो हम चारों धामों के लोग जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी समस्त जवाबदारी जो है सरकार की रहेगी, और हम ये चाहते हैं जो तीर्थ स्थान श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है उसको यथावत रहने दिया जाए, और सरकार से ये अपेक्षा करते हैं और बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि प्रदान हो। कर्णप्रयाग के बेस अस्पताल सिमली में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार प्रदेश के हर ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर रही है। इसके जरिए आम लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, आम लोगों को और उनके प्रति उनको जागरूक करना ये मकसद है।